जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है, फिर ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी। अरुण ने कहा। माँ बोली, तेरी गाड़ी तो 12 बजे की है, अभी तो 7 भी नहीं बजे। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं यार्ड में ही जाकर डिब्बे में बैठ जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पर सभी जनरल डिब्बे में बिल्कुल भरे हुए ही आते हैं। उन दिनों श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन से 12 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 5 बजे नई दिल्ली पहुंचती थी। अरुण को एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। अगले दिन सुबह के 11 बजे दिल्ली के दफ्तर में पहुंचना था। अरुण के पिताजी किसी प्राइवेट कंपनी में चपरासी थे। अभी कुछ महीने पहले ही वे रिटायर्ड हुए थे। वे कुछ दिनों से बीमार थे। वे किसी तरह 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। सबसे छोटे बेटे अरुण ने बीए पास करने के बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी। वो 1 साल से बेकार बैठा था। अरुण 1-2 छोटी मोटी ट्यूशन करता था। उसके पास स्लीपर क्लास के भी पैसे नहीं थे, इसलिए पटना से दिल्ली जनरल डिब्बे में जाना पड़ रहा था। माँ ने कहा, बस हो गया, मैंने पराठा और भजिया एक पैकेट में पैक कर दिया है, तुम याद से अपने बैग में रख लेना। पिता ने भी बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, जाओ बेटे, अपने सामान का ख्याल रखना। अरुण माता पिता को प्रणाम कर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। यार्ड में जाकर एक डिब्बे में खिड़की के पास वाली सिंगल सीट पर कब्जा जमा कर उसने चैन की सांस ली। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो चढ़ने वालों की बेहताश भीड़ थी। अरुण जिस खिड़की वाली सीट पर बैठा था वह इमरजेंसी खिड़की थी। एक लड़की डिब्बे में घुसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने अरुण के पास आकर कहा, आप इमरजेंसी खिड़की खोले तो मैं भी डिब्बे में आ सकती हूँ। मेरा इस ट्रेन से दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। अरुण ने उसे सहारा देकर खिड़की से अंदर डिब्बे में खींच लिया। लड़की पसीने से तपतर थी। दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछते हुए उसने अरुण को थैंक्स कहा। थोड़ी देर में गाड़ी खुली तो अरुण ने अपनी सीट पर जगह बनाकर लड़की को बैठने को कहा। पहले तो झिझक रही थी, पर बाद में और लोगों ने भी बैठने को कहा तो वह चुपचाप बैठ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद ट्रेन बक्सर पहुंची। ये बिहार का आखिरी स्टेशन था। यहाँ कुछ लोकल मुसाफिरों के उतरने से राहत मिली। अरुण के सामने वाली सीट खाली हुई तो वो लड़की वहां जाकर बैठी। अरुण ने लड़की का नाम पूछा तो वो बोली, आबा। अरुण बोला, मैं अरुण। दोनों में बातें होने लगी। अरुण ने पूछा, पटना में तुम कहाँ रहती हो? आबा बोली, सगुना मोड़, दानापुर के पास। मैं बहादुरपुर, मैं पटना के पूर्वी छोर पर हूँ और तुम पश्चिमी छोर पर। दिल्ली में कहाँ जाना है? कल मेरा एक इंटरव्यू है। वाह, मेरा भी कल एक इंटरव्यू है। बुरा न मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस कंपनी में इंटरव्यू है? आबा बोली, लाल एंड लाल लाला एसोटेस्ट में। अरुण तकरीबन अपनी सीट से उछलकर बोला, वाह, क्या सुहाना सफर है। आगाज से अंजाम तक हम साथ रहेंगे। क्या आप भी वही जा रहे हैं? अरुण ने रजामंदी में सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। रात भर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे सोते जागते रहते थे। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई थी। इसके बावजूद काफ़ी देर से गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। अरुण नीचे उतरकर लेट होने की वजह पता लगाने गया। अरुण अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक गाड़ी पटरी से उतर गई है। आगे काफ़ी ट्रेन फंसी है। ट्रेन के दिल्ली पहुंचने में काफ़ी समय लग सकता है। आबा यह सुनकर घबरा गई। अरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वरी, हम दोनों यही उतर जाते हैं। यही फ्रेश होकर कुछ चाय नाश्ता कर लेते, फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर सीधे कनॉट प्लेस 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। दोनों ने गाजियाबाद स्टेशन पर ही चाय नाश्ता किया। फिर ऑटो रिक्शा से दोनों कंपनी पहुँचे। दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू दिए। इसके बाद कंपनी के मालिक मोहनलाल ने दोनों को एक साथ बुलाया। मोहनलाल ने दोनों से कहा, देखो, मैं भी बिहार का ही हूँ। दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही है। इंटरव्यू में दोनों की परफॉर्मेंस बराबर रही है, पर मेरे पास तो एक ही जगह है। अब तुम लोग बाहर जाकर तय करो कि किसे नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बता देना, मैं ऑफर लेटर इशू कर दूंगा। अरुण और आबा दोनों ने बाहर आकर बात की, अपनी अपनी पारिवारिक और माली हालत बताई। आबा की माँ विधवा थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी। वो पटना के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम नौकरी करती थी, पर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। परिवार को उसी को देखना होता था। अरुण ने आबा के पक्ष में सहमति जताई। आबा को वो नौकरी मिल गई। मालिक मोहनलाल अरुण ने बहुत खुश हुआ और बोला, नौकरी तो तुम भी डिजर्व कर रहे थे।
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वैसे तो किराया देने का कोई करार नहीं था, फिर भी मैंने अकाउंटेंट को कह दिया है कि तुम्हें थर्ड एसी का अप डाउन रेल किराया मिल जाएगा। जाओ जाकर पैसे ले लो। अरुण ने पैसे ले लिए। आभा उसे धन्यवाद देते हुए बोली, यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर मोहनलाल ने मुझे बताया कि तुमने मेरी खातिर बड़ा त्याग किया है। दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया और संपर्क में रहने को कहा। अरुण जनरल डिब्बे में बैठकर पटना लौट आया। उसने किराया का काफ़ी पैसा बचा लिया था। माता पिता को जब पता चला कि उसे नौकरी नहीं मिली तो वे दोनों उदास हो गए। कुछ ही दिनों में अरुण के पिता चल बसे। अरुण किसी तरह 2-3 ट्यूशन कर अपना काम चला रहा था। जिंदगी ने उसका मन टूट चुका था। कभी सोचता कि घर छोड़कर भाग जाए तो कभी सोचता गंगा में जाकर डूब जाए। फिर अचानक बूढ़ी माँ की याद आती है तो आंखों में आंसू भर आते। एक दिन अरुण बाजार से कुछ सामान खरीदने गया। एक चौड़ा 17 साल का लड़का अपने कंधे पर एक बैग लटकाए कुछ बेच रहा था। उसके एक पैर में पोलियो का असर था। लाठी के सहारे चलता हुआ वो अरुण के पास आकर बोला, भैया क्या आपको पापड़ चाहिए? 10 रुपये का एक पैकेट है। अरुण ने कहा, नहीं चाहिए पापड़। लड़के ने थैले से एक शीशी निकाल कर कहा, आम का अचार है, चाहिए? पापड़ और अचार दोनों घर के बने हैं, माँ बनाती है। अरुण के मन में दया आ गई। उसके पास 5 रुपये ही बचे थे। उसने लड़के को देते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर तुम इसे रख लो। अरुण ने रुपये उसके हाथ में पकड़ा दी। दूसरे ही पल वो लड़का गुस्से से बोला, मैं विकलांग हूँ पर भिखारी नहीं, मैं मेहनत करके खाता हूँ। जिस दिन कुछ नहीं कमा पाता माँ बेटे पानी पीकर सो जाते हैं। इतना बोलकर उस लड़के ने रुपये अरुण को लौटा दिए, पर वो अरुण की आंखों में उम्मीद की किरण जगा गया। वो सोचने लगा, जब ये लड़का जिंदगी से हार नहीं मान सकता तो मैं क्यों मानूं? अरुण के पास दिल्ली में मिले कुछ रुपए बचे थे। वो कोलकाता गया। वहाँ के मंगला मार्केट से थोक में कुछ जुराबे, रुमाल और गमछे खरीद लाया। ट्यूशन के बाद बसे समय में न्यू मार्केट और महावीर मंदिर के पास फुटपाथ पर उन्हें बेचने लगा। इस इलाके में सुबह से लेकर देर रात तक काफ़ी भीड़ रहती थी। अरुण की अच्छी बिक्री हो जाती थी। शुरू में अरुण को कुछ झिझक होती थी पर बाद में उसका इसमें मन लग गया। इस तरह उसने देखा कि एक हफ्ते में तकरीबन 700 से 800 रुपये तो कभी 1000 रुपये की बचत होती थी। इस बीच बहुत दिन बाद उसे आभा का फ़ोन आया। उसने कहा, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, कार्ड पोस्ट कर दिया है, तुम जरूर आना और हाँ माँ को भी साथ लाना। अरुण माँ के साथ आभा की शादी में सगुना मोड़ उसके घर गया। आभा ने अपनी माँ, बहन और पति से उन्हें मिलवाया और कहा, मैं जिंदगी भर अरुण की कर्जदार रहूंगी। मुझे नौकरी अरुण की वजह से ही मिली थी। शादी के बाद आभा दिल्ली चली गई। अरुण की दिनचर्या पहले जैसी हो गई। एक दिन आभा का फोन आया। उसने कहा, मेरे पति गुड़गांव की एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में डिस्पैच सेक्शन में है। फैक्ट्री से मामूली डिस्पेक्टिव कपड़े सस्ते दामों में मिल जाते, तुम चाहो तो इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अरुण बोला, नेकी और पूछ में गुड़गांव आ रहा हूँ। इधर अरुण उस पापड़ वाले लड़के का स्थायी ग्राहक हो गया था। उसका नाम रामू था। हर हफ्ते एक पैकेट पापड़ और अचार की शीशी उसने लिया करता था। अब अरुण महीने 2 महीने में एक बार दिल्ली जाकर कपड़े लाता और उन्हें अच्छे दाम पर बेचता। धीरे धीरे अरुण का कारोबार बढ़ता गया। उसने कंकड़ बाग में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। बीच में कोलकाता से भी थोक में कपड़ा लाया करता। कारोबार बढ़ने पर उसने एक बड़ी दुकान ले ली। अरुण की शादी थी। उसने आभा को भी बुलाया, वो भी पति के साथ आई थी। अरुण ने उस पापड़ वाले लड़के को भी अपनी शादी में बुलाया था। शादी हो जाने के बाद जब अरुण अपनी माँ के साथ मेहमानों को विदा कर रहा था, अरुण ने आभा को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा। आभा ने कहा, अरे यार नो मोर थैंक्स, हिसाब बराबर, हम दोस्त हैं। फिर अरुण ने रामू को बुलाकर सबसे परिचय कराते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस लड़के की वजह से हूँ। मैं तो जिंदगी से निराश हो चुका था। मेरे अंदर जीने की इच्छा को इस स्वाभिमानी मेहनती रामू ने जगाया। तब अरुण रामू से बोला, मुझे अपने दुकान में एक सेल्समैन की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने हामी भरकर सिर झुकाकर अरुण को नमस्कार किया। अरुण बोला, अब तुम्हें दुम कर सामान बेचने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ के विधायक को अर्जी दी है तुम्हें अपने फंड से एक 3 पहिया रिक्शा देने की। तुम उसे आसानी से चला सकते हो और आ जा सकते हो।
अरुण, आबा और रामू और बाकी सभी की आंखों में खुशी से नम थी। तीनों एक दूसरे के मददगार जो बने थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए।